लोकेश जी को खाना बहुत पसंद आया, ऐसा उन्होंने ही बताया। खाने के बाद लोकेश जी ने पहले गुलाब जामुन खाया और बाद में आइसक्रीम भी। कुछ देर बातें करने के बाद उन्होंने विदा ली। इतना शांत इंसान मैंने पिताजी के बाद किसी को नहीं देखा था। मैंने उन्हें भी बताया कि मेरा पूरा परिवार मिलने आ रहा है। वो बोले, फिर तो अगली मुलाकात में उनसे भी मिल लूँगा। उस दिन भी उन्होंने न मेरे डिवोर्स की बात की, न अपनी पत्नी के बारे में बताया। मैंने भी जिक्र नहीं छेड़ा क्योंकि डर रही थी कि कहीं उन्हें तकलीफ न हो। उनके जाने के बाद नंदा बोली, दीदी साहब आपको बहुत पसंद करते हैं, आप इन्हीं से शादी करना। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दी और पूछा, तुम्हें कैसे पता कि साहब मुझे पसंद करते हैं? दीदी, मुझे तो उनकी आंखों से यही लगा। अगर आप पसंद न होती तो दोबारा मिलने नहीं आते। बात तो उसकी सही थी। लोकेश जी से बात करके मुझे हमेशा जैसे आकर्षण जैसा लगता था, वैसा एहसास बिल्कुल नहीं हुआ। पर उनसे बात करके मैं कंफर्ट जोन में खुद को महसूस कर रही थी। वो भी बिना किसी भूमिका के सीधी बातें ही तो कर रहे थे। कहीं भी नहीं लगा कि वो मुझे परख रहे हैं कि मैं उनके लायक भी हूँ या नहीं। इतना ही नहीं, मुझे उनसे मिलकर इस बात की चिंता ही नहीं हुई कि मैं किस तरह से पेश आऊँ। पहली बार जो झिझक थी, उनकी बातों से कुछ ही देर में दूर हो गई थी। दूसरी मुलाकात से ऐसा लग रहा था कि हम न जाने कितने ही सालों से एक दूसरे को जानते हैं। बहुत सुकून महसूस कर रही थी और बहुत दिनों बाद अच्छी नींद आई। अगले दिन की डिलीवरी भी समय से कर अपने काम निपटा लिए थे। आने वाले हफ्ते में कोई भी जल्दी देने वाला कोई ऑर्डर नहीं था। बच्चों को पसंद आने वाला सामान भी सब ले गई थी। बस अब तो इंतज़ार कल का था। मयंक से बात हो गई थी एक दिन पहले ही। 14-15 साल हो गए थे मुझे मुंबई आए हुए और मैं सिर्फ 2 बार ही गांव जा पाई थी। माँ पिताजी चिट्ठियों से हालचाल लेते रहे, पर भावना की शादी के बाद मैं मायके न जा पाई। माँ पिताजी चिट्ठियों में आने को कहते थे, पर पिछली बार बच्चे के न होने पर पड़ोसियों और भाभीियों ने जो भी बातें की थी वो दोबारा नहीं सुनना चाहती थी। माँ खुद तो लिख नहीं सकती थी। कभी भावना से लिखवाती कि बच्चे नहीं हो रहे तो इलाज करवा ले। उनको मुझ में कमी होने का पक्का यकीन था। तब तक तो मेरे पति से जो नाम मात्र रिश्ता रह गया था उसको सामने आने नहीं देना चाहती थी। और धीरे धीरे हमारी बातें कम होती गई। बस पिताजी से भी बात काफ़ी समय बाद करनी शुरू की थी जब उनके ऑफिस में फ़ोन लगा। पिताजी अपने दामाद का और सबका हाल चाल पूछकर फ़ोन रख देते थे। शायद जो शर्म की वजह से अपनी बेटी से नाती नातिन के बारे में पूछ नहीं पाते होंगे। मुझे ऐसा ही लगता था। अब आने वाले हैं तो मैं मन ही मन सब सवालों को लिए खुद को तैयार कर रही थी। मयंक ने बोल दिया था कि किसी को भेजना नहीं, हम टैक्सी से आ जाएंगे। सुबह ट्रेन से उतरते ही मयंक का फ़ोन आ गया कि वो टैक्सी ले रहे हैं। मैं और नंदा नाश्ते की तैयारी में जुट गए। मटर कचौरी, पोहा और बड़ा पाव सब था हमारे पास, और मीठे में हलवा जो उनके आने पर ही बनेगा गर्मा गर्म। मैं तो सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। सुबह कारीगरों को भी कचौरी और पोहे के साथ चाय हम दे ही चुके थे। रात को सोच कर सोए थे तो सब काम फटाफट हो गया। सब काम करने के बाद नंदा घर की सफाई में लग गई और मैं नीचे चली गई। काम में मन कहाँ लग रहा था। 11:30 बज गए जब टैक्सी वर्कशॉप पर रुकी। सिर्फ मैं ही नहीं, सब बाहर आ गए परिवार का स्वागत करने के लिए। किसी ने भी पिताजी और मयंक को सामान नहीं उठाने दिया। सबने सामान टैक्सी से उठाया और ऊपर रखाए। माँ इतनी हैरानी से सब देख रही थी कि मुझसे मिलना ही भूल गई। भावना बहुत सुंदर लगने लगी थी और उसके बच्चे तो मुझे हैरानी से देख रहे थे और अपनी माँ और नानी के पीछे छिप गए। हम सब अंदर आए और मैंने सबसे उनका परिचय कराया। सब बहुत खुश दिख रहे थे वर्कशॉप को देखकर। माँ थोड़ी नर्वस थी या कंफ्यूज, पर चुपचाप सब देख रही थी। ऊपर आ सबको पहले चाय पिलाई, फिर सब बारी बारी से नहाने लगे और सबके नहाने तक हलवा तैयार हो गया। नंदा मुझसे ज़्यादा खुश दिख रही थी। बहुत जल्दी बच्चे उसको नंदा मौसी बुलाने लगे। नंदा की खुशी देखते बन रही थी।
सबने नाश्ता किया और फिर बचपन की बातों से सिलसिला शुरू हो गया। भावना बच्चों को सुलाने चली गई और पिताजी केशव भैया और दीपाली दीदी के परिवार के बारे में बात कर रहे थे। दीदी, जीजा जी कब तक आते हैं? मयंक ने पूछा तो माँ बोली, हाँ मैं भी वही पूछने वाली थी। वो तो अहमदाबाद में है कई सालों से, फिर तुम यहाँ अकेली ही रहती हो। दामाद अगर वहीं काम कर रहे हैं तो फिर तुम वहीं क्यों नहीं गई? माँ, गगन जी अब आपके दामाद नहीं हैं, वो मुझसे तलाक लेकर दूसरी शादी करके वहीं रहते हैं। मेरी बात सुनकर सब सकते में आ गए। माँ ने रोना शुरू कर दिया है और बोलने लगी कि इतना कुछ हो गया और तूने ज़रूरी नहीं समझा हमें बताना। कितना कहा था कि डॉक्टर से इलाज करवा ले, बच्चे ही तो पति पत्नी को बांधे रखते हैं और न जाने क्या क्या। मुझे माँ की कोई बात बुरी नहीं लग रही थी, क्योंकि मैं इसके लिए कहीं ना कहीं खुद को तैयार कर चुकी थी। पिताजी और मयंक के सामने मैं कुछ कहना नहीं चाहती थी और माँ को मेरी सच्चाई पर यकीन होने से रहा, क्योंकि माँ की भी वही पुरानी सोच थी कि पुरुष में कमी नहीं हो सकती। गांव में कितनी औरतें थीं जिनके बच्चे नहीं थे, तो गांव की औरतें झट से उन्हें बांझ कहने से गुरेज नहीं करती थी। बहुत देर तक पिताजी माँ की बातें सुनते रहे, फिर बोले, बेटा अकेले तूने सब सह लिया और हमें बताया ही नहीं। कम से कम मुझे तो बताती, मैं तुझे लेने ही आ जाता। पिताजी, मुझे गांव आना नहीं था, इसलिए मैंने नहीं बताया। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, आप पर बोझ नहीं बन सकती थी और न गांव वालों के ताने सुनना चाहती थी। मयंक जो इतनी देर से चुप बैठा था, बोला, दीदी आपने जो सोचा और किया बिल्कुल ठीक किया। बस दुख इस बात का है कि आपके दुख में हम शामिल न हो पाए। शायद कुछ तकलीफ़ कम कर पाते। हाँ, शायद ये मेरी गलती हो सकती है, बस उसके पीछे का कारण मैं बता चुकी हूँ भाई। खैर जो हुआ उसको जाने दो, पर बेटा अभी सारी ज़िंदगी पड़ी है, न तो अकेला आदमी रह सकता है न ही औरत। कुछ तो सोचना पड़ेगा आगे के लिए बेटा। पिताजी ने कहा तो मयंक भी बोला, हाँ दीदी, अगर गगन बाबू दूसरी शादी कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। माँ अभी भी सदमे में थी, बस सुन रही थी। तब तक भावना भी आ गई बच्चों को सुलाकर। मैं लोकेश जी की बात उस समय नहीं कहना चाह रही थी, बस इतना ही कहा, हाँ पिताजी इस बारे में सोच रही हूँ। नंदा ने दोपहर का खाना बना लिया था, वो नीचे चली गई तो मैंने माँ को नंदा के बारे में बताया कि वो कितना ध्यान रखती है मेरा। फिर मैं अपने काम के बारे में बताने लगी, जिसे सुनकर सब खुश हो रहे थे। धीरे धीरे माँ भी नॉर्मल हो रही थी। मयंक अब समझदार हो गया था। पढ़ लिख कर और शहर में रहने से ये समझ गया था कि लड़कियों का काम करना, अपने पैरों पर खड़े होना भी उतना ज़रूरी है जितना लड़कों का। पिताजी तो वैसे भी हमेशा मेरे सपोर्ट में रहे थे, पर वो भी दुखी तो हो गए थे मेरी तलाक की बात सुनकर। वो तो दुनिया के हर माँ बाप हो जाते होंगे। भावना ने कुछ नहीं कहा, पर वो अपनी दीदी के लिए खुश है, वो मैं देख रही थी। मैं उसके लिए खुश थी, क्योंकि वो अपने ससुराल में बहुत खुश थी और बच्चों के भविष्य के लिए सचेत भी। वो अपने बेटे और बेटी को एक समान समझती है। माँ ने भावना को बहुत दबा कर रखा था और वो मेरी जैसी नहीं थी। उसने कभी पलट कर जवाब न दिया होगा माँ को, पर ससुराल में सबसे ज़्यादा पड़ी होने के कारण बहुत सम्मान मिल रहा था। ये सब मयंक बता चुका था। दोपहर के खाने के बाद बच्चे मुझसे भी घुल मिल गए थे। शाम को केशव भैया और दीपाली दीदी अपने परिवारों के साथ सबको मिलने आए। माँ पिताजी को पहले ही बता दिया था कि वो लोग अब भी मुझसे वैसा ही रिश्ता रखे हुए हैं, तो उन्हें खुले दिल से मिलें और अपने दामाद की कोई बात उनसे न करें तो अच्छा रहेगा। रात को सब बच्चों की धमा चौकड़ी ने घर को वाकई घर बना दिया और सबने मिलकर खाने का मजा लिया। जब सब जाने लगे तो माँ ने घर की बनाई मिठाई दी और बच्चों को पहली बार मिलने का शगुन भी दिया। वो लोग भी बच्चों के लिए चॉकलेट्स और खिलौने लाए थे। माँ बहुत अच्छे से उनसे मिली, इसकी खुशी मुझे बहुत ज़्यादा थी। केशव भैया और मयंक बहुत घुल मिलकर बातें कर रहे थे। पिताजी और नरेंद्र जीजाजी अपनी बातें लेकर बैठे थे और भावना, मोहिनी और दीपाली दीदी की भी बैठक जम गई थी।
मैं और नंदा उन्हें घुल मिलकर बातें करते देख मुस्कुरा रहे थे। कुल मिलाकर पूरा दिन खुशी और प्यार से बीत गया। सबके जाने के बाद घर समेटने में भावना भी नंदा का हाथ पाटने लगी, तो नंदा ने कहा कि छोटी दीदी मैं कर लूँगी, आप बस आराम करो, ससुराल में काम करते ही हो, अब मायके में कुछ दिन आराम करो। एक कमरे में भावना और उसके बच्चे सो गए, दूसरे कमरे में मयंक और पिताजी सोए। लिविंग रूम में गद्दे बिछाकर बाकी हम तीनों सो जाएंगे, सोच नंदा के साथ मैं जगह बना रही थी, तो नंदा बोली, दीदी आप और माताजी आराम से सो जाओ, मैं नीचे वर्कशॉप में सो जाऊंगी। नहीं नंदा, नीचे नहीं सोना है, तुम्हें लग रहा है दिक्कत होगी तो ऐसा करो, तुम भावना वाले कमरे में नीचे गद्दा बिछाकर सो जाओ, रात को बच्चे परेशान करे तो भावना को हेल्प भी मिल जाएगी। मैं और माँ लिविंग रूम में गद्दे पर सो गए। गद्दे पर सोना हमारे लिए कोई नई बात तो नहीं थी। माँ और मैं बहुत देर तक बातें करते रहे, गांव की आस पड़ोस की सबके बारे में जानकर ऐसा लगा कि मैं ही गांव घूम आई हूँ। माँ अब मयंक की शादी करवाने की फ़िक्र लेकर आई थी, पर अब उन्हें मेरी भी शादी की फ़िक्र हो रही थी। माँ को लग रहा था कि विधवा की शादी तो एक बार फिर भी जल्दी हो जाती है, पर तलाकशुदा लड़की की शादी कराना बहुत मुश्किल भरा काम है। लोग पिछली शादी क्यों टूटी इसकी जांच पड़ताल करते हैं, फिर कहीं जाकर बात बनती है। माँ लड़का तलाकशुदा हो तो उसकी भी शादी कराने पर यही सब तकलीफ़ें आती होंगी। तो माँ बोली, ना बेटी, तलाक का ठिकरा भी लड़की के सिर पर फूटता है। अब देखना गगन बाबू ने दूसरी शादी तुरंत कर ली, तूने ही बताया है ना। मैं उनसे बहस नहीं करना चाहती थी और न ही लोकेश जी के बारे में बताना चाहती थी, क्योंकि मुझे भी कहाँ पता था कि उनको मैं पसंद आई या नहीं। अगली सुबह के इंतज़ार में कब हम माँ बेटी की आंख लग गई पता नहीं चला। नंदा जब नहा धोकर आई तब मेरी आंख खुली। बिस्तर पर माँ नहीं दिखी तो पता चला वो तो नहा धोकर पूजा पाठ भी कर चुकी हैं। मैं भी जल्दी से उठ गई और नहा धोकर तैयार हो गई। मयंक और पिताजी भी तब तक बाहर आ गए थे और नंदा सबके लिए चाय बना रही थी। बच्चे तो सोए हुए थे और हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे कहीं घूमने का। मयंक को कार चलानी आती है? जब ये पूछा तो उसने कहा हाँ आती है, पर क्यों? फिर मैंने उसके हाथ में कार की चाबी रख दी। नीचे अपनी कार है, सबको उसी में घुमा कर लाना। वाह दीदी, आपके पास कार भी है, ये तो पता नहीं था, मयंक ने खुश होते हुए कहा। हाँ मयंक, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, आप सब आ रहे हो तो पता चला तभी खरीदी, जिससे माँ पिताजी को दिक्कत ना हो घूमने में। नंदा को नाश्ता बता मैं नीचे चली गई काम देखने। सुबह के शिफ्ट वाले कारीगर आ गए थे, उनको सब कुछ बताकर और जो रात को तैयार हो गए थे उनको चेक करके फिनिशिंग के लिए कह ऊपर चली गई। रसोई में भावना और माँ काम कर रही थी और नंदा ऊपर के काम। मयंक और पिताजी टीवी देख रहे थे। नाश्ता करके घूमने जाने का प्रोग्राम बन गया था। मैं अपना सब सामान समेट रही थी कि मेरा मोबाइल बज उठा। फ़ोन बंसल सर का था। फ़ोन उठाकर हेलो बोला तो बंसल सर ने कहा, आध्या तुम लोकेश से 2 बार मिल ली, बताओ तुम्हें कैसा लगा? सर आपने पहले लोकेश जी से पूछा कि उन्हें मैं कैसी लगी, कहते हुए मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। कान और गाल बहुत गर्म हो गए थे, जिसकी गर्मी मैं महसूस कर पा रही थी। बेटा मैंने पूछ लिया उससे, उसे तुम पसंद हो, शादी बिल्कुल सिंपल करना चाहता है और वो कह रहा था कि तुम्हारी फैमिली आने वाली है। हाँ जी सर, कल आ गए हैं। ठीक है बेटा, मैं लोकेश को बोलता हूँ वो तुमसे बात कर ले, वो तुम्हारी फैमिली से पहले मिलने आएगा, बाकी सब उसके बाद हम बड़े डिसाइड कर लेंगे। जी सर ठीक है, मैं ही फ़ोन करके बात कर लेती हूँ। बंसल सर की बात सुनकर दिल खुशी से नाच उठा। लोकेश जी को कुछ देर बाद फ़ोन करूँगी सोचकर मैं पिताजी के पास चली गई। मैं माँ से पहले बात नहीं करना चाहती थी। माँ को मेरी बेबाकी कभी पसंद नहीं आई और शर्माने की मेरी उम्र नहीं थी। पिताजी, मेरे जो सबसे पहले क्लाइंट्स बंसल सर हैं, उन्होंने ही ये जगह मुझे किराए पर दी है। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं इस दुनिया में।
पिताजी अभी और कुछ कहते कि मेरा फ़ोन फिर बज गया। इस बार लोकेश जी का था। पिताजी के सामने से हटते हुए ठीक नहीं लगा, इसलिए थोड़ा झिझक भी रही थी फ़ोन उठाने से, पर जैसे तैसे उठाया। अब जब पता चल गया था कि मुझे वो पसंद करते हैं तो शर्मा भी रही थी। मैंने अपने आप को संभाला और हेलो बोला। आध्या, सब आ गए हैं? हाँ, कल सुबह आए। मैं उनसे शाम को 8 बजे मिलने आऊँगा, डिनर करूँगा। बस मीठा मत बनाना, मैं ले आऊँगा। जी ठीक है, मिलते हैं डिनर पर, कह फ़ोन रख दिया गया। कौन आ रहा है दीदी डिनर पर? मयंक ने पूछा तो पिताजी भी मेरी तरफ देखने लगे। पिताजी बंसल सर के छोटे बेटे हैं लोकेश, जो डॉक्टर हैं एक सरकारी हॉस्पिटल में। सर चाहते हैं कि मैं उनके बेटे से शादी कर लूं। लोकेश जी की पत्नी का देहांत 3 साल पहले एक एक्सीडेंट में हो गया था, जब वो अपने मायके गई हुई थी। बंसल सर ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि हम दोनों 2-3 बार मिल लें, तो हम कुछ दिन पहले मिले थे। वो आज आप सबसे मिलने आ रहे हैं। उनको मैं पसंद हूँ। मैंने फर्श की तरफ देखते हुए एक सांस में सब कह दिया। वाह दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर एक बार छानबीन कर लेनी चाहिए कि वो जो बता रहे हैं वो सही है या नहीं। मयंक ने अपना पुलिसिया दिमाग लगाते हुए कहा। पिताजी किसी सोच में पड़ गए और फिर बोले, ये बंसल जी को तुम कब से जानती हो? 6-7 साल से पिताजी। सब क्लाइंट्स माल के डिलीवरी होने के 15 दिन या 1 महीने बाद पैसे देते हैं, वो भी चेक पर। बंसल सर डिलीवरी के साथ ही सब पैसा दे देते हैं, ज़्यादातर कैश। इनका काम बहुत अच्छा है और इनकी इमेज काफ़ी अच्छी है मार्केट में। ठीक है आध्या, लोकेश जी से मिल लेते हैं और अगर सब सही रहा तो परिवार से भी मिल लेंगे। पिताजी, उन्होंने न मेरे तलाक की वजह पूछी और न मैंने उनकी पत्नी के बारे में, तो आप खुद से पहले मत पूछिएगा। ठीक है, नहीं पूछूंगा। और मयंक, तू भी अभी माँ को बताना मत, पहले ही 100 तरीके की बातें कहने लगेगी और फिक्र करेगी वो अलग। नहीं बोलूँगा पिताजी। क्या बातें हो रही हैं तुम तीनों में? माँ रसोई से बाहर आते हुए बोली। माँ बस सोच रहे हैं कि कहाँ जाएं घूमने। नाश्ता करने के बाद मयंक बच्चों और भावना को लेकर एसएल वर्ल्ड ले गया। बहुत भीड़ रहती थी छुट्टियों के दिन और वीकेंड पर। थोड़ा सामान बच्चों के खाने के लिए दे दिया था और मैंने चुपके से मयंक को पैसे दे दिए, क्योंकि मयंक कमाता नहीं है और भावना पैसे दे ये ठीक नहीं लगता। मुझे अच्छा लगा जब मयंक ने चुप करके रख लिए पैसे। वो मुझे समझता है, मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। माँ और पिताजी के होते हुए भावना भी मज़े न कर पाती खुलकर, इसलिए हम तीनों बाजार घूम आए और रात के डिनर के लिए सामान भी ले आए और लंच भी बाहर ही किया और नंदा के लिए पैक कर लिया। उसको भी आने को कहा था, पर वो बोली कि नीचे भी कोई होना चाहिए, तो मैंने ये भी ठीक समझा। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।